सामने कर देता हूं। एक बार नोट्स देना तुम्हारे। अरे अरे यार, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और हाँ, 2 पेज बस, फर्स्ट सेकंड पेज। ये नोट्स में लिख लेना। तुम्हारे रजिस्टर में एक रजिस्टर बना देना सोइल का, कहीं पे भी बनाओ। अब से अपन नोट्स लिखवाएंगे आपको। ये नोट्स है ना, ये बढ़िया संभाल के रखना। यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, बैग में डाल दो। ठीक है। हाँ, अब नोट्स लिखेंगे अपन। मैं लिखवाऊंगा आपको सारे नोट्स। समय जितना लगे लगने दीजिए। हैं? कॉपी एग्रोनॉमी के साथ बना दो, भले भले अलग से बना दो। ज्यादा इज्जत करते हो तो अलग से, नहीं तो साथ में ही रख लो किसी के। लगभग 50-60 पेज भरेंगे तो उस हिसाब से देख लेना आप। 50-60 पेज की कॉपी कोई सी भी हो। आज नहीं लेके आए हो तो रफ कॉपी में लिख लो। रफ कॉपी नहीं है तो पड़ोसी से 2 पेज मांग लो। ठीक है। अब इतनी आवाज तो नहीं होनी चाहिए। बस ठीक है। नोट्स निकालो, रफ कॉपी निकालो, जहां पे भी लिखना शुरू करो वहां शुरू करो। और हम आगे पढ़ेंगे। 2 दिन जितना पढ़ा उससे आगे हम वापस डिस्कस करते हैं। 2 दिनों में हमने क्या पढ़ा तो मैं बता देता हूं एक बार। हमने मृदा क्या होती है, सोइल क्या होती है, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, मृदा विज्ञान क्या होती है, विज्ञान की परिभाषा क्या है, उसके अलावा मृदा विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, ब्रांचेज है, तो कितनी है, 2। पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी इडेफोलॉजी दोनों ही ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है। पेडोलॉजी का मतलब होता है मिट्टी की उत्पत्ति, वर्गीकरण और विस्तार का अध्ययन। और इडेफोलॉजी का मतलब होता है मिट्टी का किसके साथ, पादपों के साथ अध्ययन। फिर हमने पढ़ा कि ये पेडोलॉजी इडेफोलॉजी के जितने भी रिलेटेड साइंटिस्ट है मतलब वैज्ञानिक है, जितने भी आपके वैज्ञानिक इससे रिलेटेड है उनके बारे में पढ़ा। हमने वीवी डोकोचेव के बारे में पढ़ा, हमने जेवी लिबिक के बारे में पढ़ा, जेडब्ल्यू लेदर के बारे में पढ़ा और एमएल ट्रक के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने कहा कि इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, तो हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोल साइंस भोपाल वाला पढ़ा, फिर हमने एनबीएसएस एलयूपी नागपुर पढ़ा, हमने सीएसएसआरआई करनाल हरियाणा पढ़ा, हमने इसके अलावा आपका AAISWC जो आपका देहरादून में वो भी पढ़ा। हमने ये भी जाना कि AAISWC का एक कार्यालय यहाँ पे कोटा में है और एनबीएसएस एलयूपी का यहाँ पे उदयपुर में है। ये सारी बातें डिस्कस की। फिर मैंने कहा कि मृदा के जो कंपोनेंट होते हैं, अवयव होते हैं, वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैंने कहा खनिज 45, कार्बनिक पदार्थ 5, जल 25 और वायु 25 होता है। मैंने कहा कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ मिलके क्या कहलाते हैं, ठोस पदार्थ। और आपका जल और वायु मिलके क्या कहलाते हैं, रंध्र अवकाश कहलाते हैं। फिर इनके आगे हम आगे बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि ये जितने खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थ चट्टानों से प्राप्त होते हैं। किसके टूटने से प्राप्त होते हैं, चट्टानों से। और चट्टाने जो होती है वो थल मंडल का भाग है। किसका भाग है, तो याद रखना चट्टाने किसका भाग है। तो यहां से आप लिखना शुरू कीजिए, चट्टाने थल मंडल। थल मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। राइटिंग अच्छे से लिखना क्योंकि आगे आने वाले बच्चों को तुम्हारे नोट्स दिए जाएंगे तो तुम्हारी गलतियां नहीं हो। लास्ट वाले ने अच्छा नहीं लिखा इसलिए तुम्हें लिखवाना पड़ रहा है, तो तुम लोग अच्छा लिखना। इंग्लिश में गलती तो नहीं करोगे। ओके, तो चट्टाने किसका भाग है, थल मंडल का हिस्सा है या भाग है। आपको बात ये याद रखनी है कि पृथ्वी पर कुल मुख्य 3 मंडल है। कितने मंडल है, यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के बाहर, इसको अर्थ कहते हैं, इसके 3 मंडल है। यदि इसके बाहर बात करें तो एक है थल मंडल। कौन सा मंडल है, एक है जल मंडल। कौन सा मंडल है, और एक है वायुमंडल। जो अभी एक भैया बोल रहे थे समताप मंडल, शोभ मंडल, ये वायुमंडल के भाग है, ये पृथ्वी के भाग नहीं है। ये किसके भाग है, वायुमंडल के। लेकिन वायुमंडल किसका है, पृथ्वी का है। इसको तो आप क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। इसको आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। और इसको बोलेंगे एटमोस्फीयर। कौन सा स्फीयर है ये, एटमोस्फीयर है। ये कौन सा स्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है। अरे भैया जितना भी पानी आपके घड़े में रखा हुआ है, आपकी नदी में है, नाले में है, समुद्र में है, महासागर में है, झील में है,
जलप्रपात में, झरनों में जहां भी जल है वो सारा क्या कहलाएगा? जल मंडल। जहां पे भी वायु दिख रही है वो सारा क्या है? और जहां पे भी ठोस पदार्थ है, मैदान है, पहाड़ है, पठार है, ये सारा का सारा किस में आएगा? थल मंडल में। तो याद रखना, मैदान, पहाड़, पहाड़ भी किस में आते हैं? तो चट्टाने भी किस में आएगी? थल मंडल। और थल मंडल को इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। ये तो पृथ्वी के बाहर का आवरण है। तो ये तीनों ही मंडल कहां है? पृथ्वी के बाहरी आवरण है। कैसे आवरण है? बाहरी आवरण है तीनों। मतलब थल मंडल भी बाहर है, जल मंडल भी बाहर है और वायुमंडल भी बाहर है। कुछ पोर्शन इसका अंदर की तरफ भी है। जैसे जल मंडल का कुछ पोर्शन अंदर है, उसको हम भूमि जल कहते हैं, भूजल कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। कुछ चट्टाने अंदर की तरफ भी है, वो आंतरिक चट्टाने, वो आगे जाके हम देखेंगे। और वायुमंडल थोड़ा बहुत अंदर है, वो कहां पे है? सिर्फ अपने मिट्टी के अंदर, या फिर और थोड़ा अंदर है, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल गैसेज, प्राकृतिक गैसेज, जिसको एलपीजी, सीएनजी वगैरह। नहीं सुना आपने? सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो ये कहां से? पेट्रोलियम के ऊपर जो नीचे की तरफ गैस है वो नीचे की तरफ है। तो ये तीन प्रकार के मंडल है। एक क्या है? थल मंडल, वायुमंडल। किसके भाग है? कैसे? बाहरी। ऐसे ही पृथ्वी के अंदर भी बहुत कुछ है। पृथ्वी को जब हम अंदर की तरफ देखेंगे तो पृथ्वी के अंदर भी हमें कुछ परतें मिलेगी। पृथ्वी के अंदर क्या है? तो याद रखना, इस पृथ्वी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थ। इसके अंदर भी तीन परतें हैं। कितनी परतें हैं? एक है भूपपड़ी। एक क्या है? एक सबसे बाहरी परत जो है उसको भूपपड़ी, इंग्लिश में अर्थ क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट। दूसरे नंबर पे है मेंटल। क्या नाम है? मेंटल को इंग्लिश में भी मेंटल कहते हैं। और तीसरे नंबर पे है कोर। क्या है? तो याद रखना, पृथ्वी के अंदर भी कितनी परतें और बाहर भी कितनी परतें? बाहर कौन कौन सी? थल मंडल, जल मंडल। और अंदर कौन कौन सी? ये मेंटल है। ये क्या है? ये मेंटल है। अच्छा, इसमें आपको किस पे स्टार कर देना है? भूपपड़ी पे स्टार कर देना है, क्योंकि ये भूपपड़ी सबसे क्या है? सबसे बाहरी है। सबसे कौन सी परत है? और याद रखो, मैंने जब मिट्टी पढ़ाई थी तब क्या कहा था? मिट्टी सबसे ऊपरी या बाहरी परत है। तो याद रखना, ये सबसे सतह पे कौन है? भूपपड़ी। और मिट्टी भी सबसे, तो मिट्टी किसका भाग है? तो भूपपड़ी अपने लिए इंपॉर्टेंट, मेंटल और कोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 2000, ये 3000 किलोमीटर अंदर की तरफ है। इतना अंदर अपन कभी जा, तो बाहर वाली कौन सी? और सबसे इंपॉर्टेंट भी कौन सी? सबसे बाहरी कौन सी? सबसे ऊपरी कौन सी? जहां मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी? मिट्टी कहां से बनेगी? भूपपड़ी से बनेगी। जल्दी लिख लीजिए। लिखना है आपको भी, सबसे लास्ट। नहीं लिख रहे हो? लिख लिया? आप पीछे कैसे चले गए आज? आज वहां उतने दूर कैसे चले गए? एसी के बाद? ओके, गर्मी है। हाय, गर्मी है। चलो, लिख लिया? थोड़ा लिखने में स्पीड रखनी है, या फिर जब मैं समझा, क्योंकि मैं बहुत समझाता हूं, जितना समझाना नहीं चाहिए। तुम समझदार हो फिर भी पता नहीं मैं क्यों समझा रहा हूं। तो तुम, जब मैं समझा रहा होता हूं तब तुम लिख लिया करो, क्योंकि तुम्हें पता चल जाए ये तो अभी फालतू बकवास कर रहा है। तो तुम लिख लिया करो। तुम इग्नोर करो मुझे। मैं जब ज्यादा बोलने लग जाऊं तो तुम बोला कोई बात, इसकी आदत है। तुम लिख लिया करो। तो तुम लिखने में थोड़ा स्पीड रखो। अभी भैया आप शुरू किया लिखना। क्या नाम है इनका? अंकित जी। अच्छा, वो पता चल जाएगा। मैं भी 20-25 क्लास लूंगा, पता चल जाएगा कौन फेवरेट है। ये अच्छे बच्चों का जो टैलेंटेड होते हैं उनकी हमेशा मजाक ही बनाते हो तुम लोग। ये अच्छा, रियली सबके लिए लाता है? मेरे लिए भी ला सकता है? ओके, अब नोट्स की जरूरत नहीं है किसी को। ये लिख लिया आप सभी ने? लिखने में स्पीड रखनी है प्लीज, थोड़ा जल्दी लिखिएगा। अब हम वापस भूपपड़ी समझते हैं। क्या समझते हैं? भूपपड़ी। अच्छा, आपको मैंने बताया भूपपड़ी सबसे बाहर है।
सबसे बाहरी परत है। अच्छा, ये भूपपड़ी जो है ये भी किससे मिलकर बनी है? चट्टानों से। किससे मिलकर बनी है? चट्टानें कितने प्रकार की? पहले नंबर, दूसरी, तीसरी। आग्नेय कितने प्रकार की? अम्लीय। और अम्लीय का उदाहरण क्या? और क्षारीय का उदाहरण क्या? बेसाल्ट। कल ये लिखवा लिया था। ओके, अब मैं बताऊं, तीन चीजें आपको समझनी है कि जो मृदा है, इस मृदा के अंदर क्या पाई जाती है? खनिज पदार्थ। क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? और ये खनिज पदार्थ जो है ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? याद रखना, चट्टाने। क्या बनाते हैं? तो आपसे कभी पूछ लिया जाए खनिज पदार्थ बने किसके होते हैं? ये खनिज नहीं, चट्टाने खनिज पदार्थों की बनी होती है। खनिज पदार्थ किसके बने होते हैं? नहीं। तो याद रखना, खनिज पदार्थ बने होते हैं तत्वों के। किसके बने होते हैं? तत्वों से। किससे बने होते हैं? तो तत्वों से मिलकर बनते हैं। और खनिज पदार्थ से मिलकर मिट्टी। अभी हम थोड़ी देर भूल जाते हैं, वापस याद करते हैं। तत्वों से मिलकर क्या बनते हैं? और खनिज से क्या बनते हैं? तो अच्छा, ये चट्टाने किसका भाग है? भूपपड़ी का। तो ये चट्टाने कहां पाई जाती है? तो मैं यदि बोलूं कि भूपपड़ी में चट्टाने पाई जाती है, मैं बोलूं भूपपड़ी में खनिज पाए जाते हैं, मैं बोलूं यदि भूपपड़ी में तत्व पाए जाते हैं, तो याद रखना भूपपड़ी में चट्टाने भी पाई जाती है, क्योंकि चट्टाने खनिज की बनी होती, तो खनिज भी पाए जाते हैं। और खनिज किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? तो अब भूपपड़ी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे कि भूपपड़ी में तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। तो याद रखना, भूपपड़ी के मुख्य तत्व, तो ऐसे लिख सकते हैं, भूपपड़ी का संगठन। भूपपड़ी का संगठन के भूपपड़ी किस किस से मिलकर बनी हुई है, अर्थ क्रस्ट किस किस से मिलकर बनी हुई है, ये पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब आपको याद रखना है कि भूपपड़ी में लगभग जितने तुम्हें तत्व याद भी नहीं है, या पीरियोडिक टेबल में जितने तुम्हारे तत्व है, तो 5-7 तत्वों को छोड़ दो तो सारे के सारे कहां पाए जाते हैं? भूपपड़ी में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जितने भी तत्वों की खुदाई होती है या जो खनिज हमें प्राप्त होते हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं से खोद कर निकाले जाते हैं। आप जितने भी अपने आसपास पदार्थ देख रहे हैं, उनमें 90% पदार्थ कहीं ना कहीं से हमें खोद कर प्राप्त हुए, खनिज के रूप में प्राप्त हुए। इसका मतलब सारे तत्व कहां पाए जाते हैं? जैसे सोना, चांदी, कोयला, जस्ता, तांबा, जितने भी आपको और याद आएंगे, मुझे इतने याद भी नहीं है, लेकिन सारे कहां से निकाले जा रहे हैं? पेट्रोलियम, आपकी गैसें जितनी भी निकल रही है कहां से निकल रही है? इवन पानी भी कहां से निकल रहा है? बहुत सारा। तो इसका मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो लगभग जितने तत्व है उनमें से 100 से भी ज्यादा तत्व कहां पाए जाते हैं? भूपपड़ी में पाए जाते हैं। अब 100 तो याद कर, तो सबसे ज्यादा कौन कौन से पाए जाते हैं वो याद कर लेते हैं। तो लगभग सबसे ज्यादा 8 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं? 8 तत्व मिलकर पूरे के पूरे भूपपड़ी में 98% भाग बनाते हैं। कितना परसेंट भाग बनाते हैं? 8 भी बहुत ज्यादा है। 8 भी याद रखना मुश्किल है कि रख लोगे? देखो, कोशिश करते हैं जितने याद हो जाए उतने अपन याद कर लेंगे। इन 8 में से याद रखना कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। कौन सा है? उसके बाद में सबसे ज्यादा पाया जाता है सिलिकॉन। कौन पाया जाता है? तो याद रखना, सबसे ज्यादा भूपपड़ी में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर। ओके, उसके बाद में याद रखना एल्यूमिनियम। क्या याद रखोगे? उसके बाद में याद रखना आयरन। क्या याद रखोगे? उसके बाद में याद रखो कैल्शियम। क्या याद रखोगे? सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो ये कितने हो गए टोटल? गिन लो कितने हो गए। सबसे पहले, फिर ये 8 तत्व बहुत ज्यादा, कितने ज्यादा? 98% भाग बनाते हैं। तो लगभग 2% छोड़ दो तो बाकी सारे के सारे 8 तत्व ये, इनमें से कुछ के परसेंटेज आपको याद रखने। जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो याद रखना 46.6%। तो लगभग 50% तो क्या पाई जाती है? सेकेंड नंबर पे याद रखना है सिलिकॉन 27.7%। इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 74.3% हो जाएगा। तो लगभग 75%, मतलब 2/3 भाग तो सिर्फ कितने तत्व मिलाते हैं? कौन कौन से? ऑक्सीजन और बाकी एल्यूमिनियम होता है आपका 8.13%, आपका आयरन होता है 5%, और लगभग 3.63% आपका क्या होता है? कैल्शियम होता है। ये सारे मिलकर याद रखना लगभग कितना परसेंट बनाते हैं? 24% भाग बनाते।
अब मैं इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखा, इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखा? ज्यादा कम नहीं, ये सारी की सारी धातुएं हैं। क्या है? ये सारी क्या है? धातु मतलब मेटल से। और ये दोनों क्या है? अधातु मतलब नॉन मेटल है। अधातु मतलब क्या है? जल्दी। नहीं, पीछे क्यों लेना है, ये नहीं लिखना है, यहीं से लिखना है। इनका परसेंटेज याद करना नहीं है, ये तो कर लोगे। नोट्स मुझे तो दे दो। तो भूपपड़ी में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन 98% भाग कौन बनाते हैं? 8 तत्व। 8 तत्व में कौन कौन से तत्व है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ऑक्सीजन कितना? और अपना सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन 5%। कल वाली कहानी भूल गया क्या तुम लोग? वो उबासी वाली लिख ली? सबने लिख लिया ना? ये आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा भूपपड़ी चट्टानों से मिलकर बनी है, चट्टाने खनिजों से, खनिज तत्वों से। तो इसका मतलब भूपपड़ी के अंदर चट्टाने भी पाई जाएगी। तो याद रखना, भूपपड़ी में, भूपपड़ी, इसको कहीं कहीं भूपरपट्टी भी लिखा हुआ है, तो आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना। भूपपड़ी को और क्या बोलते हैं? भूपरपट्टी। भूपपड़ी की यदि हम बात करें तो भूपपड़ी की कुल जो डेप्थ होती है वो होती है लगभग 5 to 56 किलोमीटर। मतलब ये कितना गहरी होती है? 5 किलोमीटर से लगाकर 56 किलोमीटर तक अंदर की तरफ हम 56 किलोमीटर तक खुदाई करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगी? भूपपड़ी। इस भूपपड़ी में सबसे ज्यादा कौन सी चट्टाने पाई जाती है? तो याद रखना, इनमें सबसे ज्यादा चट्टाने पाई जाती है आग्नेय। कौन सी पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? कितने प्रतिशत? 95%। कितने परसेंट? कभी आपसे पूछ लिया जाए भूपपड़ी में 5 to 56 किलोमीटर है, मतलब 56 किलोमीटर तक नीचे की तरफ है, क्या सबसे मर्दा बनेगी क्या? नहीं, ऊपर की आधा किलोमीटर या लगभग 300 मीटर तक ही मिट्टी बनाएगी। 1 किलोमीटर अंदर तक भी मिट्टी वाली चट्टाने थोड़ी होगी, इतने नीचे से कभी मिट्टी थोड़ी बनेगी, नहीं बनेगी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है? भूपपड़ी की ऊपरी परत। तो याद रखना, ऊपरी भूपपड़ी में, कौन सी भूपपड़ी में? ऊपरी भूपपड़ी किसके लिए जिम्मेदार है? मृदा निर्माण के लिए। किसके लिए? उनमें सबसे ज्यादा कौन सी चट्टाने पाई जाती है? तो याद रखना, अवसादी चट्टाने। कौन सी चट्टाने? कौन सी चट्टाने? कौन सी चट्टाने? और ये पाई जाती है लगभग 74%। तो पूरे में तो कौन? और ऊपरी भूपपड़ी में सबसे ज्यादा कौन सी? तो याद रखना, ऊपरी भूपपड़ी में सर्वाधिक चट्टाने कौन सी है? लिख लीजिए जल्दी। सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है भूपपड़ी में? सबसे ज्यादा चट्टान कौन सी? ऊपरी भूपपड़ी में चट्टान कौन सी? मृदा निर्माण वाली चट्टान कौन सी? अवसादी। अब खनिज भी पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? तो बताओ, भूपपड़ी में सबसे ज्यादा खनिज कौन से पाए जाते हैं?
सबसे ज्यादा पाया जाने वाला खनिज है फेल्सपार। क्या नाम है? और फेल्सपार के बाद में सबसे ज्यादा पाया जाता है क्वार्ट्ज। क्या पाया जाता है? और क्वार्ट्ज से कम पाया जाता है आपका माइका। क्या पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है? फेल्सपार। फेल्सपार और माइका कौन से एक पोषक तत्वों का स्रोत है? फेल्सपार और माइका, ये जो दोनों है, ये कौन से तत्व का स्रोत है? तो याद रखना, पोटेशियम का स्रोत है। किसमें? मृदा में। तो मिट्टी में पोटेशियम कहां से आएगा? या तो फेल्सपार से आएगा या फिर माइका से आएगा। फेल्सपार टूटेगा और माइका टूटेगा तो मिट्टी में क्या बनाएगा? पोटेशियम बनाएगा, के बनाएगा, क्वार्ट्ज नहीं बनाएगा। तो याद रखना, येलो कलर पेन वाले ही पोटेशियम बनाते हैं। मिट्टी में पोटेशियम कौन बनाता है? फेल्सपार और माइका। मिट्टी में फास्फोरस कहां से आता है? एपेटाइट से। वेरी गुड। और बोरॉन? टुर्मेलिन, टुर्मेलिन या टुर्मेलाइन। बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन कहां से आता है? कार्बनिक पदार्थों से। न्यूट्रिएंट पढ़ा दिया ना तुम लोगों को, तो फिर तुम याद क्यों नहीं किया अभी तक? याद नहीं है? तो ये लिखा होगा ना फेल्सपार और माइका। पोटेशियम के अंदर, फास्फोरस के अंदर एपेटाइट लिखाया होगा, नाइट्रोजन के अंदर कार्बनिक पदार्थ लिखाया होगा, सल्फर के अंदर कार्बनिक पदार्थ और जिप्सम लिखाया होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम के लिए डोलोमाइट जिप्सम लिखाया होगा, आयरन के लिए पायराइट। लिख दिया? ये लिख लिया? याद कर लोगे? आगे बढ़े? ओके। अब देखो, अपन यहां तक जो रामायण पढ़ रहे थे वो खनिज पदार्थों की पढ़ रहे थे। किसकी पढ़ रहे थे? खनिज पदार्थ किसका हिस्सा है? चट्टानों का। चट्टाने किसका हिस्सा है? भूपपड़ी का, थल मंडल का। भूपपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा? सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चट्टान कौन सी? आग्नेय। लेकिन मृदा निर्माण सबसे ज्यादा किससे होता है? क्योंकि ऊपर वाली भूपपड़ी में सबसे ज्यादा कौन? अवसादी। भूपपड़ी को भी दो भागों में बांट सकते हैं। भूपपड़ी को भी कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। ऊपरी जो भूपपड़ी है, जो ऊपर की तरफ है, और एक जो है अंदर की है, जिसको हम बोल सकते हैं निचली भूपपड़ी। दो प्रकार की। जो ऊपरी आवरण है भूपपड़ी का, उसको हम बोलते हैं सीएल। क्या बोलते हैं? और जो अंदर का है उसको बोलते हैं सीमे। सीएल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बनी होती है, और सीमे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज्यादा होता है। लिख लीजिए। ऊपरी भूपपड़ी को क्या बोलते हैं? सीएल। निचली भूपपड़ी को सीमे या सीमा। सीएल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। इन दोनों को साथ में लिखोगे तो ऐसे बनेगा सीएल। देखो, सीएल बन गया ना। ये इस स्पेलिंग को क्या बोलेंगे? सीएल। और ऐसे ही ये जो है, इसको बोलते हैं सीमे, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मिट्टी के ठोस पदार्थ किस किस के मिलकर बने हुए? खनिज पदार्थ और खनिज पदार्थों की रामायण तो समझ में आ गई तुम लोगों को। अब हम दूसरी रामायण समझते हैं, किसकी? कार्बनिक पदार्थ। 2 नंबर पे लिखिए कार्बनिक पदार्थ। ये बच्चा बोल रहा है निफे। एक परत होती है जिसको बोलते हैं निफे। ये कौन सी परत होती है पता है? मैंने लिखा है ना, कोर। अर्थ क्रस्ट, मेंटल कोर। भूपपड़ी, मेंटल कोर। कोर मतलब ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी, इसके सबसे अंदर का जो सेंटर पॉइंट है। ऐसा माना जाता है कि इसकी वजह से हम गुरुत्वाकर्षण फील करते हैं। मैं यहां से ऊपर की तरफ कूद नहीं पाऊंगा, लेकिन कूदूंगा तो वापस कहां जाऊंगा? आपने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी होगी या पेन फेंका होगा, कभी आप कहीं छत से गिरते हैं, कोई सामान फेंकते हैं, तो आपने देखा होगा कहीं कहां जाता है? नीचे की। यहां से आपका पेन गिरेगा तो कहां गिरेगा? नीचे। कभी ऐसे हवा में चला गया पेन? नहीं। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल इस कोर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? और कोर किसका बना होता है? निकिल और आयरन का बना होता है। निकिल और, ये निकिल है,
पढ़ाया होगा ना आपको, या निकल जिसको बोलते हैं, और ये क्या है, तो निकल को आपको पढ़ाया होगा कि 70वां आवश्यक पुस्तक तो कौन सा है, 70वां आवश्यक पुस्तक तो कौन सा है, तो ये पढ़ाया होगा आपको। ओके, चलो दूसरे नंबर पे लिखे कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, अरे कार्बनिक पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक, जीवांश पदार्थ, जैविक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, ये सारे ऑर्गेनिक मैटर कहलाते हैं। कुछ भी नहीं है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अपशिष्ट ही क्या कहलाते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अपशिष्ट क्या कहलाते हैं, जो सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, जैसे अपने लिए भोजन है, वो भी के पदार्थ है। आप देखो, अरे भैया पादप और जीव जंतुओं के तो पदार्थ हैं। आप दूध खाते होंगे, अंडा खाते होंगे, मांस खाते होंगे, सारे जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं। आप फल खाते होंगे, सब्जी खाते होंगे, अनाज खाते होंगे, दाल खाते होंगे, किसके पदार्थ है, पेड़ पौधों के। तो हमारा भोजन भी कहां से आता है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से। ऐसे ही सूक्ष्म जीवों का भोजन भी कहां से आता है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जो अपशिष्ट पदार्थ है वो सूक्ष्म जीवों के लिए क्या है, भोजन है। और ये बड़ा अच्छा काम है। यदि ऐसा नहीं होता कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अपशिष्ट सूक्ष्म जीव नहीं खाते, तो इस धरती पे न जाने कितने ही अपशिष्ट इकट्ठे हो जाते, जिनका निपटान नहीं होता तो यहाँ पूरी धरती भर जाती। समझ रहे, मिट्टी खाली होती रहती। लेकिन सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, पेड़ पौधे जैसे ही सड़े उनको खाएंगे, सड़ाएंगे और कहां मिला देंगे, वापस मिट्टी में मिला देंगे। पूरा एक साइकिल चलता है। जैसे पोटेशियम पड़ा है माइका में, माइका से क्या आया, पोटेशियम आया, कहां आया, मिट्टी में आया, मिट्टी से कहां चला गया, पौधे में चला गया, पौधे से कहां चला गया, जीव जंतुओं में चला गया, जीव जंतुओं से मानव में चला गया, मानव खाया सूक्ष्म जीव में चला गया, सूक्ष्म जीव खाएगा तो वापस मृदा में चला जाएगा, और मृदा से वापस पोटेशियम बनेगा और वापस क्या बन जाएगा, माइका। ये चलता रहेगा, इस जीवन पर्यंत चलने वाले साइकिल, इसको पोटेशियम साइकिल कहते हैं। कौन सा साइकिल कहते हैं, ऐसा ही फॉस्फोरस साइकिल है, ऐसा ही कार्बन साइकिल है, ऐसा ही नाइट्रोजन साइकिल है। सारे के सारे साइक्लिक जहां से शुरू होते हैं अंत में आके वहीं मिल जाते हैं। जैसे अपन है, अपन शुरू हुए थे बचपन में बहुत छोटे थे, फिर धीरे धीरे अपना शरीर बड़ा हुआ, अपना आकार बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे हम वृद्धावस्था की तरफ जाएंगे, फिर धीरे धीरे अपनी क्या हो जाएगी, नहीं मृत्यु धीरे धीरे नहीं होगी, एकदम अचानक से कभी मृत्यु हो जाएगी, पता चलेगा वो नहीं रहे। और अच्छा, फिर अपने को निपटान का भी तरीका है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसकी मृत्यु के बाद उसकी लाश को घर में सहेज के रखते, कोई नहीं रखते। जैसे ही मृत्यु होती है एक ही काम करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस लाश को घर से बाहर निकाल दो, ये होता है। और सब लोग समझे हुए, अपने पूर्वजों का ऐसा ही किया, अपने जो वंशज आएंगे वो भी अपने साथ ऐसा ही करेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये चीज जो मरने के बाद है वो कोई काम की, यदि घर में रख भी दी तो 15 दिन बाद में सड़ जाएगी और इतनी भयंकर बदबू और रोग फैलाएगी जिसकी हद भी नहीं है। तो इसको जल्दी से जल्दी क्या कर दो, निपटान कर दो। तो अपने निपटान के तरीके जो शास्त्र सम्मत है, या तो अपन क्या करते हैं, जला देते हैं, या उसको बहा देते हैं, या उसको दफना देते हैं। तो ये सब क्या है, ये इस अपने जीव के अंदर जितने पोषक तत्वों का पुंज है ये हम मिट्टी में मिलाएं, ताकि वो मिट्टी वापस क्या हो जाए, अपने अंदर की चीजें अपने अंदर धारित करे, वही वापस पौधों के अंदर जाए और पौधों से वापस मानव, और ये क्रियाकलाप चलता रहे। अब मान लो कोई बंदा ऐसा है जो मरता ही नहीं, अमर हो गया, इससे नुकसान है, क्योंकि जन्म तो लेते रहेंगे, मरेंगे नहीं। तो इस धरती की कैपेसिटी है भाई, रूम की भी तो कैपेसिटी, एडमिशन होते रहे और रूम है ही नहीं तो बैठने की जगह मिलेगी क्या, नहीं। तो ये सारा का सारा साइकिल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सूक्ष्म जीव। कौन है, अपनी बॉडी को सड़ाने के लिए सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधों को सड़ाने के लिए सूक्ष्म जीव। ये लकड़ी भी सूक्ष्म जीव सड़ा सकते हैं, लेकिन समय लगेगा, एक टाइम बाद लकड़ी भी क्या हो जाएगी, ये कार जितने भी चीजें दिख रही है सारी सड़ सकती है सूक्ष्म जीव, लेकिन ये इसमें क्या लगता है, समय ज्यादा। लेकिन कार्बनिक पदार्थों में समय ज्यादा नहीं लगता। तो आप मुझे बताओ कार्बनिक पदार्थ कहां से प्राप्त होते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ के दो स्रोत है। कितने स्रोत है, तो कार्बनिक पदार्थ दो स्रोत से प्राप्त होते हैं। कितने स्रोत से प्राप्त होते हैं, दो सोर्सेस से। एक है इसके प्राथमिक स्रोत, कैसे हैं, प्राथमिक स्रोत सोर्स, प्राइमरी सोर्स, और दूसरे हैं द्वितीयक। दूसरे कौन से हैं, तो याद रखना प्राथमिक तो है पेड़ पौधे, कौन है, सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से। और द्वितीयक कौन से हैं, जीव जंतु। दूसरे कौन से हैं, जीव जंतु। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, तो याद रखना कार्बनिक पदार्थ पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के क्या होते हैं, पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, रेजिडुअल मटेरियल होते हैं।
अच्छा, ये क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये सूक्ष्म जीवों के लिए क्या है, भोजन है। तो याद रखना ये सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन है। अरे बिना आवाज की लिखना है, जिससे इनका क्या होता है, अपघटन, जिसको और क्या बोलते हैं, विच्छेदन होता है, जिससे इनका अपघटन या विच्छेदन होता है। लिख लिया। तो कार्बनिक पदार्थ के कितने स्रोत हैं, प्राथमिक स्रोत और, तो प्राथमिक स्रोत को हम मुख्य स्रोत भी कहते हैं। कौन सा स्रोत कहते हैं, मुख्य स्रोत। लिख लिया क्या, इस OM का मतलब क्या है, एक बार वापस देख लो, ये पेज इससे पहले लिखवाया था मैंने, इसमें लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा लिखवाया है। इससे पहले मैंने ये लिखवाया है, भूपपड़ी के दो होती है, ऊपरी और निचली। फिर मैंने इससे पहले ये चीज लिखवाई है सिस्टमेटिक ढंग से। फिर हम आगे उससे पहले ये लिखवाए हैं, और उससे पहले ये चीजें आई थिंक आप सबने लिख ली होगी। अब एक स्लाइड के लिए अपन 15 मिनट रुकेंगे, तो बेटा सिलेबस सिर्फ सोइल के तो 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि जहां से क्वेश्चन आएंगे वहां मैं रुकूंगा, वहां समझाऊंगा, लेकिन वो टॉपिक तो आने दो आप। ये चीजें इसलिए पढ़ाई जा रही है, खनिज पदार्थ मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा तो आगे जाके तुम कोई भी चीज पढ़ोगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये है क्या। तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, तुम इसमें ही इतना टाइम वेस्ट कर लोगे, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। फिर मुझे तो कोई नहीं जा रहा, मैं तो 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, तो 15 मिनट अगले दिन और पढ़ाना पड़ेगा। तो मेरी तो क्लास पे पर क्लास पैसे मिलते हैं, तो मेरे तो मजे है ना, क्या दिक्कत है। मुझे तो 25 की जगह 30 क्लास मिले और भी ज्यादा, 5 क्लास का पैसा ज्यादा, घर वालों के लिए और भी मिठाई लेके जाऊंगा, घर वाले खुश, सब खुश। तो मैं तुम्हारा सोच रहा हूं, ओके, फिर भी तुम्हें लगता है कि धीरे धीरे पढ़ाओ, तो ओके और धीरे पढ़ाते हैं। ये हम पढ़ रहे थे, ओके। तो ये लिख, मुझे नहीं लगता कि 100% बच्चे ऑफलाइन वाले लिख सकते हैं, तो ऑनलाइन वाले नहीं लिख सकते। इवन उनके पास और भी एक उनको पीडीएफ, पैनल पीडीएफ मिलेगा, वो पोज कर सकते हैं वीडियो को चलते क्लास में, उनके पास और भी बहुत सारे साधन है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। फिर भी पता नहीं ऑनलाइन वालों को क्या दिक्कत है। फिर हमने ये पढ़ा था, ओके, चलो फिर ये लिखा हमने, लिख लिया तुम सबने, क्या बात है, वाह। ये लिखा तुम सबने, समझ में भी आया क्या, तुम तो रिवीजन करो वापस। फिर ये लिख लिया, क्या मस्त लिखा है। फिर ये वाला लिखना, लिखो तो तुम्हारी मर्जी। फिर अपन ने ये पढ़ा, ये लिख लिया सबने, पेड़ पौधे और तो क्या कहलाते हैं, और OM का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर। क्या मतलब है, इसका मतलब है ऑर्गेनिक, हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। ओके, आगे बढ़े, क्या बात है। चलो अब बंद कर दो इनको। कार्बनिक पदार्थ की हम बात करें, कार्बनिक पदार्थ की हम बात करें, तो कार्बनिक पदार्थ जब हम मिट्टी में डालेंगे
तो धीरे 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 इनका क्या होगा, सड़ना शुरू होगा। क्या होगा, सड़ने लगेंगे। सड़ेंगे क्यों, क्योंकि उनको कौन खा रहा है, अब सूक्ष्म जीव खा रहे हैं। सूक्ष्म जीव क्यों खा रहे हैं, क्योंकि उनको भोजन चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, सूक्ष्म जीवों की जो जन्म उसकी उम्र होती है, जन्म से लगाकर मृत्यु तक का समय होता है, वो कुछ घंटों से कुछ दिनों तक का ही होता है। तो उन्होंने जैसे ही कार्बनिक पदार्थ खाए, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम नाइट्रोजन अपने अंदर जैसे ही संग्रहित किया कि पता चला मौत हो गई। जैसे ही सोडियम अपने अंदर इंगेस्ट किया, अपने अंदर डाइजेस्ट करना शुरू किया कि वो क्या हो गए, मर गए। मर गए तो वापस कहां मिलेंगे, मिट्टी में। और जब वो मरेंगे तो वो भी क्या होंगे, सड़ेंगे। और वो सड़ेंगे तो नाइट्रोजन कहां जाएगा, मिट्टी में। और उसको कौन ले लेगा, पौधा ले लेगा। तो इसका मतलब है कि मिट्टी के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन पड़ा है, जो पौधे नहीं ले सकते, सूक्ष्म जीवों की सहायता से लिया जा सकता है। क्योंकि सूक्ष्म जीव इनको तोड़ के क्या कर देंगे, सिंपल में चेंज कर देंगे। इनको तोड़ना क्या कहलाता है, विच्छेदन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आप देखो कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन क्या होता है, तो लिखो इंग्लिश में क्या बोलते पता है, डीकंपोजिशन। लिखो मतलब साथ में लिखना है, मैं समझा दूंगा बाद में। मृदा में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों का लिख लीजिए। नहीं, डिजोल्व नहीं बोल सकते। तुम्हें नोट्स मिले उसमें ऐड नहीं है तो ऐड नहीं करना है। मैं नोट्स लिखवा रहा हूं, प्रॉपर ढंग से लिखवा रहा हूं। मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यार। अभी तक क्या है कि आदत है ना, मतलब समझदार लोगों को पढ़ाने की है। लिख लिया क्या, सबने लिख लिया। अब मैं समझाता हूं। जब कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में मिलते हैं तो बड़े जटिल होते हैं, उनके अंदर कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे ही सूक्ष्म जीव उनको खाएंगे तो वो सरल पदार्थों में तोड़ देंगे। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, अपने शरीर में होती है कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्रोटीन। क्या होती है, अब जब इनको सूक्ष्म जीव तोड़ेंगे तो सूक्ष्म जीव जब इनको खाएंगे तो सूक्ष्म जीव इनको तोड़ के किस में बदल देंगे पता है तुम्हें, नाइट्रोजन में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन में भी कौन सा नाइट्रोजन, अमोनिया या नाइट्रेट में बदल देंगे। इतना सिंपल। हाँ, अमीनो एसिड बनते हैं, बिल्कुल हंसने की जरूरत नहीं है। पहले प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटते हैं, फिर अमीनो एसिड अमोनिया में टूटता है, फिर अमोनिया आपका नाइट्रेट में बदलता है। तो ये जो प्रोटीन का अमीनो एसिड से होते हुए अमोनिया नाइट्रेट में बदलना कौन कर रहा है, ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर लिख के बताओ तुम्हें पता भी, लेकिन नाइट्रेट का फॉर्मूला सबको पता। तो ये कॉम्प्लेक्स है और ये कैसा है, सरल। ये जटिल कैसा, कौन कर रहा है, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विच्छेदन बोलते हैं। लिख लो।
लिख दिया क्या? लिख लिया? सबने लिख लिया? लिख लिया ना सबने? ओके। जब कार्बनिक पदार्थ सड़ते हैं तो कार्बनिक पदार्थ सड़ने पर कुछ गैसेज निकलती है। कार्बनिक पदार्थ हम ध्यान से देखें तो कार्बनिक पदार्थों के अंदर मुख्यतः कार्बन होता है, तभी तो उसका नाम क्या है? मिठाई का नाम मिठाई इसलिए क्योंकि उसमें मीठापन ज्यादा है। नमकीन का नाम नमकीन क्यों है? क्योंकि उसमें नमकीनपन ज्यादा है। और आप जो भी जिसका भी नाम रखा जाता है वो ऑलमोस्ट उसके गुण के आधार पर, आजकल नामकरण ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन पहले नाम गुणों के आधार पर रखा जाता था। ऐसे ही यदि हम बात करें कार्बनिक पदार्थ तो इसमें ज्यादा कौन होगा? कार्बन होगा। कौन होगा? तो याद रखना कार्बनिक पदार्थों में, कौन से पदार्थों में? कार्बनिक पदार्थों में लिखना है, तुम्हें सबको लिखना है 58% कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? याद रखना कार्बनिक, अरे आवाज मत करो रे, कार्बनिक पदार्थों में कितना प्रतिशत? 58% क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। 58% क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। ये बात एक वैज्ञानिक ने बोली। किसने बोली? याद रखना बेमलेन ने। किसके अनुसार? बेमलेन के अनुसार। तो बेमलेन ने क्या बोला? कार्बनिक पदार्थों में, कार्बनिक पदार्थों में 58% कार्बन पाया जाता है। 58% क्या पाया जाता है? किसके अनुसार? बेमलेन। अब इसने कहा कि कार्बनिक पदार्थों का और कार्बन का आपस में रिलेशन है। जैसे यदि मुझे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है, किसी मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितने प्रतिशत है, तो मैं ज्ञात कर सकता हूं किसकी सहायता से? कार्बन की प्रतिशत मात्रा से। कार्बन प्रतिशत कितना है? इनटू 100% कार्बनिक पदार्थ में 58% क्या होता है? कार्बन। तो मैं इस समीकरण की सहायता से, कार्बन की सहायता से क्या ज्ञात कर सकता हूं? कार्बनिक पदार्थ। 100 में जब 58 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा? कार्बन प्रतिशत इनटू 100 में जब 58 का भाग देंगे तब आएगा 1.724। इससे क्या निकलेगा आपका? कार्बनिक पदार्थ। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कार्बनिक पदार्थ प्रतिशत बराबर, कार्बनिक पदार्थ प्रतिशत बराबर कार्बन प्रतिशत इंटू 1.724। और इस 1.724 को, इसको साइड में लिख लें, 1.724। ये कैसे आया? 100 में, और 100 में 58 का भाग क्यों दिया? क्योंकि बेमलेन ने कहा 58% कार्बन होता है, इसलिए इसको बेमलेन कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अब आपसे बेमलेन कारक या बेमलेन गुणांक पूछ लिया जाए तो उसका मान कितना है? 1.72। कैसे आया? 100 में 58 का भाग, 58 क्या है? कार्बन। किसमें? 100% कार्बनिक पदार्थों में। और ये फॉर्मूला याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको स्टार पॉइंट कर लेना, बढ़िया वाला। यहां से ही क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन। बेमलेन गुणांक का मान कितना होता है? कितना होता है? क्या काम आता है? कार्बन से क्या निकाल सकते हैं? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थों में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? किसने बताया? तो बेमलेन ने गुणांक दिया, उसका मान कितना होता है? ये कहां उपयोग होता है? कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्ञात करने से। किससे? कार्बन से। जैसे एक उदाहरण देखे, अपन उदाहरण एक क्वेश्चन करके देखते हैं। करें? ये लिख लिया सबने? नहीं तो आराम से लिख लो, कोई लेट नहीं हो रहा किसी को भी, आराम से लिख सकते तुम। सबने लिख लिया? वाह। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमें किसी एक क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि मृदा में कार्बन प्रतिशत
मृदा में कार्बन प्रतिशत दे रखा है, कार्बन प्रतिशत बराबर 2%, कितना है? और उन्होंने कहा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्ञात करो, कार्बनिक पदार्थ की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे? कितना आएगा आंसर? बिल्कुल 2.448 तो नहीं, 3.448। एक बार एक क्वेश्चन लिख लो, जिससे हो रहा है वो आंसर लिख लो, नहीं हो रहा उससे मैं आपको करवा के बताऊंगा। करें? ओके, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है? कार्बनिक पदार्थ प्रतिशत बराबर क्या होता है? कार्बन प्रतिशत इंटू 1.724। अच्छा, कार्बन प्रतिशत क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है? 2%। तो 2 इंटू 1.724, पॉइंट को एक बार भूल जाइए, 1724 का 2 से गुणा कीजिए, 8 4 14, 1 2 एकम 2 और 1 3, 1 2 3 पॉइंट के बाद पॉइंट था, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। क्या आ गया आंसर? 3.448%। अब इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत क्या है? क्वेश्चन का कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला भी याद है, क्योंकि फॉर्मूला मैंने याद करने का बोला ही नहीं, तुम नकल कर सकते थे। तुम्हें गुणा नहीं आता। क्या नहीं आता? तुम्हें ये नहीं पता कि 1.724 को 2 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो अब उसमें गणित की क्लास लगानी है, एप्लीकेशन दो कि सर हमारी गणित की क्लास लगानी है, हम पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं। नहीं, मैं तो सोयल साइंस जो मुझे आती है वो पढ़ा के परेशान हूं तुमसे। ये लिख लो बस, 50%। सबने लिख लिया? एक क्वेश्चन और करें? पता नहीं कौन सा मुहूर्त था, मैंने हाँ कर ली वापस पढ़ाने के लिए सुपरवाइजर में। किस्मत, ऐसी किस्मत भगवान किसी को ना दे। तुम्हारी भी गलती नहीं है, मुझे आदत ऐसे लोगों की हो गई है जो बहुत आसानी से समझ जाते हैं कॉन्सेप्ट। क्योंकि अच्छा, इस बार दिक्कत और भी ज्यादा है सुपरवाइजर पढ़ाने में। दिक्कत यह है कि ये सारे वो बंदे हैं जिन्होंने 12th के बाद कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा है, एग्रीकल्चर कॉलेज का। तो तुम्हारे एग्रीकल्चर वीक होती गई है। तो तुम में से कोई 1 साल पुराना है एग्रीकल्चर का, कोई 2 साल, क्योंकि कोई भी तुम्हारे साथ बीएससी एग्रीकल्चर 4th ईयर का, क्योंकि वो सब किसकी तैयारी कर रहे हैं? डबल एओ की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि कंपटीशन कम है, तो मैं बता देता हूं कि अभी अभी लगभग डबल एओ से भी ज्यादा लोग एओ की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? एओ का एग्जाम हो जाएगा अप्रैल में, सिलेक्शन होगा 52 जनों का। कितना जनों का? 52। 52 के अलावा जो लगभग 10,000 लोग हैं, वो सारे के सारे डबल एओ की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी तैयारी पहले से 25,000 लोग कर रहे हैं। तो हो गए 35,000, लगभग 35,000 या 30,000 फॉर्म भरे हैं डबल एओ के। अब डबल एओ की पोस्ट 115, 115 जो तैयारी कर रहे हैं, अक्टूबर में उनका एग्जाम हो जाएगा। 115 माइनस करके लगभग 30,400 समथिंग कुछ लोग बच गए। वो आपके सारे के सारे तैयारी, इंक्लूडिंग मी, सारे के सारे किसकी तैयारी करने लग जाएंगे? मार्च 2026 में होने वाले एग्जाम सुपरवाइजर की। तो भैया मैं अभी तो कर रहा हूं एओ की, फिर मुझे पता क्यों ना नहीं है ना, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, माथा तो तुम पे खपा रहा हूं। फिर डबल एओ में नहीं होगा, एआरओ में, डबल एआरओ में, मार्च 2026 में मैं भी तैयारी करूंगा सुपरवाइजर की, तुम भी सुपरवाइजर की तैयारी, फिर वहां मिलेंगे सेंटर पर।
बोलेंगे सर तो एग्जाम लेने आए हैं, फिर पता चलेगा सर तो पीछे वाले रोल नंबर सर के थे, फिर वो लिस्ट देखोगे मेरे पीछे सर बैठे थे, सर का रोल नंबर इस लिस्ट में भी नहीं है, फिर मैं वापस पशु परीक्षर की तैयारी करूंगा। तो भैया बहुत जल्दी ये जो आप बोल रहे हो 3 ही बैच बने, सुपरवाइजर में कोई भीड़ नहीं है, बस अक्टूबर तक की देर है। अक्टूबर के, अच्छा पहले जनवरी में था ना एग्जाम, मार्च में करवाया किसने बताओ? हम डबल ए वाले ने, क्योंकि हमें अक्टूबर के बाद जनवरी में सिर्फ 2 महीने तैयारी के मिल रहे थे सुपरवाइजर के लिए, हमें चाहिए हिंदी पढ़ने के लिए कितने महीने, क्योंकि हमें बाकी कुछ नहीं पढ़ना है भाई, क्योंकि जीके हमने पढ़ रखी है डबल ए में, जनरल एग्रीकल्चर पढ़ रखी है, रहा क्या, और हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं और हम 5 महीने में 15 नहीं 16 क्वेश्चन की हिंदी पढ़ लेंगे। तो बताओ तुम्हारे साथ कंपटीशन है कि नहीं है? और तुम्हें लगता है कि 3 ही बैच बने रोयल में, पिछली बार तो 13-14 बैच थे, इसका मतलब इस बार कंपटीशन है? अरे भैया कंपटीशन है, तुमसे भी टफ लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और 101% 115 जनों का ही सिलेक्शन होगा। कितने जनों का? तो वो पूरी की पूरी भीड़ जिसने सुपरवाइजर का फॉर्म भरेगी और तुम्हारे साथ आके बैठेगी। तो प्लीज, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई भीड़ नहीं है तुम्हारे साथ, तो इस 1 साल के दरमियान इतनी भीड़ बढ़ने वाली है जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। तो प्लीज पढ़ लीजिएगा। ये तुम्हें मजाक में लग रहा होगा सोयल साइंस, क्योंकि पिछली बार किसी का सिलेक्शन रहा होगा ना, तो वो 2-3 क्वेश्चन तो बीएससी एग्रीकल्चर वालों को तो पता थे, लेकिन 12th वालों को पता नहीं थे। ऐसे क्वेश्चन तुम ध्यान से पढ़ लेना। ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है बीएससी वालों को, बीएससी वालों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, पढ़ना किसको है? तुम्हें। तो तुम्हारे लिए है सब कुछ। लिख लिया? एक क्वेश्चन और करें? ओके। अब लो, फिर तुम सीरियस नहीं हो रहे, तुम हंस रहे हो, कैसे मूर्ख लोग हो। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। बहुत बार जो कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में मिला है, वो मिला है तो सूक्ष्म जीव खाते हैं। एक भंडारा है, भंडारे में दाल भी है, चावल भी है, 2-3 मिठाई है और बढ़िया 2-3 सब्जी है। तो मुझे बताओ पहले किस पे फोकस करोगे? मिठाई पे। फिर 2-3 अच्छी सब्जी में से एक जो सबसे अच्छी लगेगी, वो दाल चावल पे कोई नहीं जाएगा। कोई मेरे जैसा इक्का दुक्का होगा जो बोलेगी जो सबसे पहले आए वही ले लो, मिठाई पता नहीं कब आएगी, तो वो एक दो जने दाल चावल ले सकते, बाकी कोई लेगा? अपनी ही झूठा खा के कौन बड़े हो रहे? सूक्ष्म जीव अपना ही तो झूठा खा रहे, अपने ही तो अपशिष्ट खा रहे। तो सूक्ष्म जीव भी किसके लक्षण के? अपने ही लक्षण के। वो उनको लगता है कि जो चीजें स्वादिष्ट है उनको तो जल्दी खाओ, और जो चीजें स्वाद में अच्छी नहीं है उनको खाना। तो धीरे धीरे ऐसी वस्तुएं मृदा में क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। क्या हो जाती है? और इन जमा वस्तुओं को ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थों का वह भाग जो सड़ता नहीं है और मृदा में जमा हो जाता है, काले भूरे रंग का वो पदार्थ क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। तो याद रखना, वो पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ जो सड़ते और कहां जमा हो जाते हैं, कैसे रंग के, क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो याद रखना, कार्बनिक पदार्थों का वह भाग, लिखिए, कार्बनिक पदार्थों का वह भाग जो अरे आवाज नहीं करनी भैया। ध्यान से पढ़ लेना, ह्यूमस क्या होते हैं।
और कार्बनिक पदार्थों से ह्यूमस बनने की प्रक्रिया ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? समझ में आ गई ये बात? वापस देखो, कार्बनिक पदार्थों के जो बिना सड़ा हुआ भाग है काले भूरे रंग के रूप में जमा हो जाता है मिट्टी पे, क्या कहलाता है? ह्यूमस बनने की प्रक्रिया ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस बनने की प्रक्रिया क्या होती है? याद रखना, ह्यूमस के अंदर कार्बनिक पदार्थों में कार्बन कितना था? तो ह्यूमस में कार्बन होता है 50%। कितना होता है? और नाइट्रोजन होता है 5%। कितना होता है? दोनों को यदि बात करें तो दोनों होते हैं 50:5। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 10:1 लिख सकते हैं ना? तो याद रखना, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? 10:1। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? 10:। किसका? ह्यूमस का। लिख लिया? तो कार्बनिक पदार्थों से ह्यूमस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओके। और ह्यूमस में कार्बन कितना होता है और नाइट्रोजन कितना होता है? 5%। अच्छा, अब रंध्रों में क्या क्या होता है? जल और वायु, जो कि हम अलग से जब मृदा के भौतिक गुण पढ़ेंगे तब जल और वायु के बारे में अलग से पढ़ेंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, मृदा परिच्छेदिका। ये लिख लिया? सबने लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग है मृदा परिच्छेदिका। इंग्लिश में बोलते हैं सोइल प्रोफाइल। क्या होता है सोइल प्रोफाइल? अच्छा, सोइल को छोड़ देते हैं, अपन प्रोफाइल की तरफ फोकस करते हैं। प्रोफाइल तो पता है तुम्हें? प्रोफाइल तुम सब, क्योंकि तुम जिस एज में भी पहुंचे हो सब मोबाइल यूज करते हो, और सबके व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टा पे या फिर स्नैपचैट पे पता नहीं कहां कहां तुम्हारे अकाउंट बना रखे। और सबको एक बात तो पक्की पता है कि तुमने बोला होगा तुम्हारी डीपी क्या है, प्रोफाइल पिक्चर कैसी है। और बहुत बार हम इंस्टा पे प्रोफाइल अपडेट करते हैं, और बहुत बार हम बायो अपडेट करते हैं प्रोफाइल का, और प्रोफाइल के बायो में न जाने क्या क्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो अपना नाम लिखते हैं बढ़िया वाला, ऐसा नाम नहीं जो मम्मी पापा ने रखा है, नहीं, कोई बढ़िया वाला नया नाम है, RJ21 वाला जाट। समझ रहे? और क्या लिखेंगे? तो आप कहीं और से हैं तो कहीं और, या फिर आप डांसर अच्छे हैं तो आप डांस लवर लिखेंगे, पता नहीं और बहुत सारी। अच्छा, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखेंगे। आजकल वो भी लिख रहे हैं, पापा के चमगादड़, पापा की परी। अच्छा, उसके अलावा आप डेट ऑफ बर्थ भी लिखेंगे बहुत बार। अच्छा, उसको लिखने के तरीके अलग अलग है। कोई सीधा लिख लेगा, कोई लिखेगा केक मर्डर, कोई लिखेगा फर्स्ट क्राई, और पता नहीं क्या लिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे ठिकाना वगैरह लिख लिया, आपका कहां से हो। अच्छा, आजकल बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो अपनी डिग्री वगैरह भी लिख लेते हैं कि क्या कर रखा है। कोई बोले मैं 12th पास हूं, कोई बोले पशु परिचर का फॉर्म भर रखा है। तो वो अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार वो सारी चीजें लिख लेते हैं। फिर आप देखेंगे बड़े बड़े लोग जो है उनमें भी आप कोई बड़े नेता का देखोगे तो नेता कौन सी पार्टी का है, किस पोस्ट पे है, कहाँ कौन सा मंत्रालय, वो सब भी मेंशन होता है। कुल मिला के ये प्रोफाइल हम किसी भी आदमी के बारे में बताती है। और बहुत बार हम अपनी प्रोफाइल बना के भेजते भी है। अभी तुम शादी के लायक नहीं हो, तुम में से बहुत सारे हो गए हैं, तो लड़की वालों को या लड़के वालों को भेजनी होती है तो अपनी पूरी प्रोफाइल भेजते बना के, तो पूरा का पूरा आपका बायोडाटा बनता है। और वो बायोडाटा जो होता है उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। जब नॉर्मल प्रोफाइल किसी बायोडाटा के बारे में बताती है तो आपको ये समझना है कि सोइल की प्रोफाइल भी सोइल का बायोडाटा होता है।
सोइल की प्रोफाइल क्या होती है? सोइल का डाटा। सोइल की प्रोफाइल कुछ भी नहीं होती, सोइल के बारे में, सोइल कब जन्मी, सोइल के कितने भाई बहन है, सोइल कहां रहती है, मम्मी पापा कौन है, शादी हुई कि नहीं हुई, कितनी शर्मिली है, सब समझा देता है। और सोइल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। तुम लोगों को पता नहीं, अलग अलग लोग पसंद आते हैं, मुझे शुरू में ही सोइल पसंद आ गई थी। 2015 में मैं अपना दिल दे बैठा किसको? सोइल। न जाने कितनी कविताएं, कितनी गाने इस पे लिख लिए, लेकिन आज तक सोइल मेरे हिस्से में। लेकिन सोइल आएगी आज से 30-40 साल बाद मेरे हिस्से में, जब आएगी मैं सोइल में ऐसे मिलूंगा कि कोई किसी में आज तक मिल ही नहीं पाया होगा। और वो होगी मेरी मौत, क्योंकि मौत के बाद हर आदमी किस में मिलता है? मिट्टी में मिल जाता है। तो ये अपना अल्टीमेट प्रेम है, मेरा तो है ही, एक समय बाद तुम सबका भी प्रेम क्या हो जाएगा? सोइल। तुम सारे तो अप्रोच कर नहीं रहे, लेकिन मुझे बड़ी पसंद है, तो मैंने एक बार ऐसे चुपके से घर से बिना बताए इस सोइल के पास चला भी गया और मैंने कहा कि सोइल, नहीं ऐस, तुम क्या है सीधे सीधे मुद्दे की बात पे आ जाते हो। मैंने तो पहले नाम पूछा उसका, मैंने डेट ऑफ बर्थ पूछी, मैं कि तेरे पापा कहां मिलेंगे। मुझे इलीगल प्यार नहीं करना, मैं सीधा तेरे पापा से हाथ मांगूंगा, वो देंगे, खाली बैग के भर के ले आ, तो मैं पैसों से भर के लाने को तैयार हूं, तो मुझे मिल तो सही। मैं गया, बोली भी नहीं मेरे से, इतना रूड तरीके से बिहेव हुई कि एकदम पूरी ऐसे पलट के बात करने लग गई, थोड़ा धीरे। लेकिन लेकिन बहुत दिनों तक मैं ऐसे ही सुबके सुबके मिलता रहा, सोइल से मिलता रहा, लेकिन मेरे से बात नहीं की। एक दिन कोई भला आदमी वहां से जा रहा था, मैं रोता बिलकता कहानियां कविताएं सुना रहा सोइल को, तो उसने मुझे बोला कि भैया तू रो मत, तू किससे बात कर रहा है, ये सोइल किसी से नहीं बोलती, तेरे जैसे कितने ही दीवाने आए मर गए, लेकिन तुझे यदि इससे बात करनी है, इसके बारे में जानना है, तो तू इसके मम्मी पापा से मिल ले, वो बड़े अच्छे आदमी है, वो बड़े अच्छे इंसान है, उनसे बात करेगा तो ये सारे बता देंगे। मैं कि मम्मी पापा कहां मिलेंगे? अब सोइल के मम्मी पापा कौन? चट्टाने। चट्टाने। तो मैंने कहा कि भाई सोइल के मम्मी पापा से मिल लेते हैं, तो कहां मिलना पड़ेगा? तो वो बोले ये तो मिट्टी के ही नीचे, जब ये मिट्टी जन्मी थी तभी चट्टानों की क्या हो गई थी? मौत। वो कहीं नीचे ही मिलते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इस मिट्टी को हटाना पड़ेगा यहां से। मैं कि कोई बात नहीं, इस मिट्टी को हटा लेते हैं। मिट्टी को हटाना शुरू किया। जब मिट्टी को हटाना शुरू किया तो एक समय बाद मुझे क्या मिल गई? यहां चट्टाने मिल गई। अब ये चट्टाने आ गई, ये सारी क्या है इसके नीचे? इसके ऊपर ये सारी क्या है? मर्दा है। अरे हंसना नहीं है, अभी आंखें खुलेगी तुम्हारी। अब जैसे ही चट्टाने मिली, अब इससे आगे बहुत ठोस है, तो आगे हम खुदाई कर नहीं सकते, तो यहां से हमने जो है रोक दिया काम, और चट्टानों से जाके पूछा भैया तेरे बेटे के बारे में या बेटे के बारे में जो भी है इंफॉर्मेशन दे दे, वो तो बड़ी शर्मिला है। तो उसने बोला कि भैया तू जहां खड़ा है ना, वहीं खड़े खड़े ऊपर की तरफ देख, जहां से तू आया है वहां तक देख, तू यहां खड़ा है तो यहां से ऊपर की तरफ पूरा देख। मेरी जो सोइल है, मेरी जो बेटी या जो मेरी संतान है, वो इतनी विविधताओं से भरी पड़ी है कि तुझे पता चलेगा कि सोइल ऊपर से जैसी दिखती है वैसी है। फिर जब यहां से खड़े हुए हम सोइल को देखे, तब पता चला कि सोइल की सबसे ऊपरी परत कुछ और कलर की, उसके अंदर और कुछ परत, कुछ और परत, कुछ और परत। ये सोइल विभिन्न परतों से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? यह मिट्टी विभिन्न परतों से मिलकर बनी है। इसमें कई प्रकार की परतें उपस्थित है। कई प्रकार की क्या उपस्थित है? तो इसका मतलब है मर्दा की सतह से, मिट्टी की सतह से चट्टानों के बीच में पाई जाने वाली मर्दा की विभिन्न परतें संस्तर कहलाती है। क्या कहलाती है? और इन संस्तरों का पूरा जो जोड़ है, उसको हम मर्दा परिच्छेदिका कहते हैं। याद रखना, मिट्टी के सतह से लगाकर, मिट्टी के सबसे ऊपरी सतह से लगाकर चट्टानों के तक पाई जाने वाली विभिन्न संस्तर मिलकर क्या बनाती है? तो याद रखना, हमें मिट्टी को खोदना कैसे? एकदम खड़ा खोदना है, एकदम। आपको इस वाले काट को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। तो याद रखना, मिट्टी का जब हम ऊर्ध्वाधर काट लगाते हैं तो बहुत सारे क्या दिखाई देती है? परतें। इन परतों को क्या बोलते हैं? और ये सारे संस्तर मिलकर क्या बनाते हैं? जो मिट्टी का क्या बताते हैं? बायोडाटा बताते हैं, मिट्टी का इतिहास बताते हैं। क्या बताते हैं? कि उसके पैतृक पदार्थ कौन है, सबसे पहले कौन सी परतें बनी, बाद में कौन सी परतें बनी, कुल कितनी परतें पाई जाती है, ये सब हमें किससे पता चलेगा? मर्दा की परिच्छेदिका से पता चलेगा। अब वापस ध्यान से सुनना, मर्दा परिच्छेदिका क्या है? मिट्टी की सतह से लगाकर, मिट्टी की
मिट्टी की सतह से लगाकर उसके पैतृक पदार्थों तक जो एक ऊर्ध्वाधर काट है, उस काट को क्या बोलते हैं? सोइल प्रोफाइल। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल फ्रॉम द सोइल सरफेस टू द रॉक्स और पेरेंट मटेरियल। तो याद रखना, पेरेंट मटेरियल से लगाकर उसकी सतह तक जो सारी की सारी एक ऊर्ध्वाधर काट है, वर्टिकल सेक्शन है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। और ये क्या बताती है? अब आप देखो, मैं वहां सरफेस मान रहा हूं, वहां कोने में, और इसके नीचे तक चट्टान है, तो आपको दो परतें दिखाई दे रही है, एक व्हाइट कलर की और एक ब्लू कलर की। ऐसे जब हम सोइल को खोदेंगे तो वहां पे 5 से 6 प्रकार की परतें दिखाई देगी। कितने प्रकार की? 5 से 6। उनको तो क्या बोलते हैं? और उस पूरी काट को क्या बोलते हैं? परिस्थितियां का क्यों काटी जाती है? ताकि उसका बायोडाटा, उसका इतिहास पता लगे। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे समझ में? कभी भूलोगे तो नहीं? जब भी भूलो, मेरी दुख भरी प्रेम कहानी याद कर लेना, तुम्हें सबको पता चल जाएगा। एक दिन, एक समय बाद हम इसी परिस्थिति का के हिस्सा बन जाएंगे जहां से हम आए हैं। आपको पता नहीं इस कहानी में क्या समझ में आया, लेकिन एक बात समझ लेना कि ये जो है ना, ये परतें, इन परतों में अपने पूर्वजों का ही अंश है। आप अपने घर के आसपास की जो मिट्टी देखना, आप अपने घर के आसपास कहीं जाओ और उस मिट्टी को देखना, उस मिट्टी में बाकी कुछ भी नहीं है। आज से करोड़ों, अरबों, या फिर अपने हजारों, या फिर 100, या फिर 50 साल पूर्व जितने भी अपने पूर्वज, जितने भी अपने मानव भाई बहन जो मरे हैं, वो किसका हिस्सा हो गए हैं? इन्हीं का हिस्सा है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये अपने ही खनिजों का ढेर है जो अपने अंदर है। आज हम कितना कुछ संवारते हैं चेहरे को, न जाने कितने, मतलब बहुत अच्छे से व्यवस्थित रहते हैं। एक समय बाद हम इसी संस्कारों का हिस्सा हो जाएंगे। मेरी जगह कोई और आके पढ़ाएगा, तुम्हारी जगह कोई और आके पढ़ेंगे, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जो बनी किससे है? हमसे ही बनी है। तो ये कुछ भी नहीं है मिट्टी, ये हम ही हैं। और हम भी कुछ भी नहीं है, वो मिट्टी ही है। हम एक मिट्टी का ढेर ही है जो चल फिर रहा है। जिस दिन आत्मा निकल गई, सोइल निकल गई, सोल निकल गई, तो हम वापस क्या बन जाएंगे? मिट्टी का ढेर ही बन जाएंगे। लिखिए मर्दा परिस्थिति का सोइल प्रोफाइल। अरे बिना आवाज करके लिख लो यार। लिख लिया? वापस ध्यान से पढ़ो इस डेफिनेशन को। मृदा के सतह से, सरफेस से, कहां तक? पैतृक पदार्थों तक का जो ऊर्ध्वाधर काट है, जो विभिन्न प्रकार की परतों या संस्तरों से मिलकर बना होता है, क्या कहलाता है? मृदा परिस्थिति का। अब इसमें अपने को जो समानांतर परतें दिखाई दे रही है, सतह के समानांतर, वो परतें क्या कहलाती है? संस्तर कहलाती है। तो संस्तर की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? संस्तर को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? हॉराइजन। अरे आवाज मत करो भैया।
मर्दा सतह के समानांतर मर्दा की परतें क्या कहलाती है? मर्दा संस्तर कहलाती है, संस्तर कहलाती है। अब हम थोड़ा प्रोफाइल इसका पूरा का पूरा एकदम ढंग से एक फोटो देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये सोइल प्रोफाइल है क्या। ठीक है, उसको आपको आपकी नोटबुक में बनाना भी है और सारा इंफॉर्मेशन अपन वही लिख लेंगे कि कौन कौन सी संस्तर है, कौन सा पहले बनेगा, कौन सा बाद में बनेगा, कहां बनेगा, कैसे बनेगा, किससे बनेगा, किस कलर का होगा और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पता चलेगा इससे। किसी भी मिट्टी में यदि कार्बनिक पदार्थों का एक संस्तर पाया जाता है मतलब वो मिट्टी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड नहीं है। तो कार्बनिक पदार्थ को जितना डिस्टर्ब करेंगे, जितना टिलेज करेंगे, सड़ जाएंगे तो गायब हो जाएंगे। कार्बनिक पदार्थ गायब हो सकते हैं। तो यदि कार्बनिक पदार्थ कहीं जमा है, बहुत सालों से जमा है, मतलब उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। डिस्टर्ब किसको नहीं करते अपन? जंगल में जाके सोइल को डिस्टर्ब। तो जंगल की मिट्टियों में कार्बनिक पदार्थ पाया जाएगा, लेकिन अपने खेत की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का संस्तर। अरे आप कभी खेत में जाओ तो कहीं कार्बनिक पदार्थ की लेयर थोड़ी आती, पहले सीधे जाते मिट्टी मिल जाती ना, मिट्टी के ढेले दिखते हैं, मतलब वहां कार्बनिक संस्तर पाया। लेकिन जंगल में जाओगे तो मिट्टी नहीं मिलेगी, पहले आपको पेड़ पौधों की पत्तियां मिलेगी, फिर नीचे कुछ खाद मिलेगी, फिर आपको क्या मिलेगी? मिट्टी मिलेगी। तो याद रखना, फॉरेस्ट में, जंगलों में तो कार्बनिक संस्तर पाया जाता है। एक संस्तर कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, लेकिन आपके खेत में ऐसा पाया क्योंकि खेत में हम बार बार क्या करते हैं? भूपरिष्करण करते हैं, जिससे वो कार्बनिक संस्तर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ओके, अब आपसे पूछ लिया जाए कि मृदा परिस्थिति का सोइल प्रोफाइल की गहराई कितनी होती है? गहराई कितनी होती है? तो याद रखना 1.5 टू 2 मीटर। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? फिर भी ये फिक्स नहीं है, क्योंकि यदि अब आप राजस्थान में जाओगे, राजस्थान के वेस्टर्न राजस्थान में जाओगे तो वहां पे लगभग 7 मीटर तक भी आपकी मिट्टी मिलती रहेगी। आप देखे होंगे जैसलमेर के सम ड्यून्स वगैरह, तो वहां कितनी भी खुदाई कर लो मिट्टी मिट्टी मिलेगी। लेकिन ऐसे ही आप चले जाओ यहाँ अरावली पर्वतमाला में चित्तौड़ के ऊपर, या आप माउंट आबू चले जाओ, वहां आप 5 सेंटीमीटर भी खोदोगे तो क्या आ जाएगी? आपकी चट्टाने आ जाएगी। तो ये तो आदर्श है, मतलब आइडियल है, ऐसा हमेशा होता नहीं है। वो अलग अलग सोइल का अलग अलग होगा, कहीं 5 सेंटीमीटर की है, कहीं 5 मीटर की है, तो कुछ सेंटीमीटर से लगाकर कुछ मीटर तक भी डिपेंड करती है, लेकिन आइडियल कितनी होती है? ओके, लिख लिया सबने? ओके, अब हम मृदा परिस्थितिका की बात करते हैं। ये मृदा परिस्थितिका का सबसे ऊपरी सतह है, जो किससे मिलकर बना है? पेड़ पौधों से, अपने घास फूस से, और ऐसे ही कुछ जीव जंतु भी यहाँ पे क्या करते हैं? विचरण करते रहते हैं। इसके जितने भी अपशिष्ट है वो भी यहाँ आके जमा होते रहेंगे। ओके, फिर इसके नीचे कार्बनिक पदार्थ नहीं है, फिर उसके नीचे और जाएंगे तो और कार्बनिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ सिर्फ कहाँ है? ऊपर की तरफ ही है। फिर इसके और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ कार्बनिक पदार्थ नहीं है, और सबसे नीचे भी कार्बनिक पदार्थ नहीं है। यहाँ क्या है? बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। अच्छा, आप सभी को सब सही है? मैं सोच रहा हूं डेमो अपन बाद में रखते हैं, क्योंकि डेमो अभी जल्दी जल्दी दे दिया ना फिर तुम नाराज हो जाओगे। तो प्लीज एक बार सीरियस ले लेना कि आवाज नहीं करनी है तो नहीं करनी है। मजाक से पढ़ाता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा मजाक किसी को पसंद नहीं होता। तो मैं आपको बोल रहा हूं सीरियसली कि आपको आवाज नहीं करनी है तो प्लीज नहीं करनी है, क्योंकि मेरी वजह से आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी और तुम्हारी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। समझ रहे? तो मेरी वजह से आप डिस्टर्ब मत हो और आपकी वजह से मैं नहीं हूं तो बढ़िया है। चले? ओके ओके, सबसे नीचे चट्टानों से मिलकर संस्तर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? चट्टानों से। ये जो है ये प्योर चट्टान है, जिन चट्टानों से अपनी मिट्टी बनी है ये चट्टाने। अच्छा, चट्टाने ऐसी है जो अभी टूटी फूटी नहीं है, इनको बोलते हैं बेड रॉक्स। कैसी रॉक्स? बेड मतलब बिस्तर की वाली, सबसे नीचे वाली, और रॉक्स है मतलब चट्टाने। अब ये चट्टाने जब थोड़ी बहुत टूटेगी, थोड़ा बहुत इसमें टूटना फूटना शुरू हुआ तो छोटे छोटे पदार्थ बनेंगे। ये पदार्थ ऐसे हैं जो बने चट्टानों से ही है, लेकिन टूटे फूटे पदार्थ है। ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं असंपीडित। कैसे? असंपीडित। असंपीडित का मतलब टूटे फूटे। असंपीडित पैतृक पदार्थ है, तो पैतृक पदार्थ ही, लेकिन कैसे है? टूटे फूटे से। अरे आपने देखे होंगे ना पत्थर,
बहुत बड़े बड़े पत्थर या बहुत चट्टाने के टुकड़े, आप जब कभी घूमने जाते हो कहीं पहाड़ी इलाकों में, तो पहाड़ के नीचे छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं जो इसी पहाड़ से टूट के अलग हुए हैं, तो ये वाले क्या होते हैं? असंपीडित। लेकिन ये चट्टाने जो होती है वो कैसी होती है? संपीडित होती है, ठोस होती है, संपीडित पैतृक पदार्थ। अब इसके ऊपर जो ये आपके दो संस्तर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दो संस्तरों में बड़ी कहानी है, वो थोड़ा हम बाद में पढ़ते हैं। इसके ऊपर जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, घास फूस है, ये सब आप सभी को पता है कि धीरे धीरे अपने अपशिष्ट त्यागते हैं। पेड़ पौधे पत्तियां त्यागती है, गाय भैंस गोबर करती है, इवन उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अपना भी अपशिष्ट कहां जाता है? मिट्टी की सतह पे। तो धीरे धीरे यहाँ अपशिष्ट बहुत ज्यादा जमा हो गया, तो इससे बहुत ज्यादा कार्बनिक पदार्थ जमा हो गए, तो ये बन जाता है कार्बनिक पदार्थों का संस्तर। कैसा संस्तर? कार्बनिक संस्तर। कौन सा संस्तर? तो याद रखना, मिट्टी में सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर क्या पाया जाता है? कार्बनिक संस्तर। कौन सा संस्तर? सबसे ऊपर कार्बनिक। कार्बनिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। तो याद रखना, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक हॉरिजन। कौन सा हॉरिजन? ऑर्गेनिक हॉरिजन। ओके, अब आप सभी को पता है कि मिट्टी ओपन एटमॉस्फेयर में, किसी से कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रखा, आपने प्लास्टिक का कवर नहीं लगा रखा, ना कपड़े पहनती है, एकदम आपकी जो है ओपन स्ट्रक्चर के अंदर पूरी की पूरी आपकी बाहर वायुमंडल में पड़ी रहती है। इसको सर्दी, गर्मी, बरसात सब एक तरीके से अफेक्ट करते हैं, कोई प्रोटेक्शन इसके ऊपर नहीं है। बहुत बार हम प्रोटेक्ट करते हैं, आजकल हम करते हैं कि पॉलिथीन का कवर करते हैं ताकि मॉइस्चर रहे, हम मल्चिंग बोलते हैं जिसको, है पलवार बोलते हैं, तो पलवार करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल मिट्टी है उसके ऊपर कोई पलवार नहीं है। तो बारिश आएगी तो बारिश पानी गिरेगा, गिरेगा तो रंध्रों से होते हुए कहां जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। और आप सभी को पता है कि पानी सार्वत्रिक विलायक है, बहुत अच्छा विलायक है, घोल देता है अपने अंदर चीजों को। तो जैसे ही बारिश हुई तो यहां से कुछ चीजें घुलेगी और घुल के कहां चली जाएगी? नीचे की तरफ। जहां से सर्वाधिक चीजें घुल के नीचे जाती है, याद रखना, जहां से सर्वाधिक चीजें जो है, सर्वाधिक पदार्थ जो है, सर्वाधिक मिट्टी के खंड जो है, मिट्टी के अवयव घुल के नीचे जाते हैं, वहां पे सर्वाधिक निक्षालन होता है। क्या होता है? तो सर्वाधिक निक्षालन, सर्वाधिक निक्षालन जहां से होता है वो संस्तर बनता है। निक्षालन को इलुविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलुविएशन। और इलुविएशन से नाम पड़ा ई। क्या नाम पड़ा? ई। सर्वाधिक इलुविएशन होता है। अब जहां से चीजें यहां से तो घुल के कहां जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी। कुछ जगह कुछ जाके नीचे जमा हो जाएगी। जहां चीजें जमा होती है वहां सर्वाधिक जमाव होता है। सर्वाधिक क्या होता है? तो याद रखना, सर्वाधिक जमाव और सर्वाधिक निक्षालन। अच्छा, जमाव को बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं? ये न है, निक्षेपण। ओके, अब आपको सबके नाम याद रखने। क्या रखने? सबके स्पेशल नाम है। सबके स्पेशल क्या है? नाम। जैसे कार्बनिक संस्तर, कार्बनिक का ओ हमने ले लिया। क्या ले लिया? ओ। तो ये ओ संस्तर है। कौन संस्तर है? इस पूरे संस्तर को तो ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये यहां से लगाकर यहां तक पूरा संस्तर तो क्या कहलाता है? ए। ए तीन प्रकार का है, A1, A2, A3। ऐसे ही ओ भी दो प्रकार का है, O1, O2। A1, A2 और A3। A1 का एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं? और इस ई में ही सर्वाधिक क्या होता है? निक्षालन होता है। सर्वाधिक क्या होता है? निक्षालन होता है। जहां चीजें आके जमा हुई उस संस्तर को बोलते हैं बी संस्तर। कौन संस्तर? याद रखना, सबसे पहले फिर ए का A2 क्या कहलाता है? ई। A2 को और क्या बोलते हैं? ई कहां से आया? इलुविएशन से, सर्वाधिक निक्षालन से। अब इसके नीचे वाला संस्तर है सी संस्तर। कौन संस्तर है? और उसके नीचे वाला संस्तर है आर संस्तर। कौन सा है? सबसे ऊपर ओ कितने प्रकार का? O1 और O। ए कितने प्रकार का? A1, A2 और फिर आर क्या है? किससे मिलकर बना है? टूटी फूटी चट्टाने। कौन सा संस्तर? जो चीजें जमा होती है वहां पे सर्वाधिक निक्षेपण। कौन सा संस्तर? जहां से चीजें जाती है वहां निक्षालन। कौन सा? ई। ई किसका पार्ट है? ए टोटल कितने भागों में? ओ के कितने पार्ट? ओ में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ। सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ओके, अब कुछ बातें और देख लेते हैं। O1 क्या है? तो याद रखना, ये ऊपरी कार्बनिक पदार्थ है। तो ऊपरी कार्बनिक पदार्थ मतलब अभी पेड़ पौधे की पत्तियां पड़ी है या अभी, तो मतलब बिना सड़ा हुआ। कौन सा सड़ा हुआ? तो याद रखना, बिना सड़ा कार्बनिक पदार्थ।
और O2 क्या है? सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ। याद रखना, ए संस्तर को खनिज संस्तर भी बोलते हैं। कौन सा संस्तर? खनिज संस्तर। याद रखना, ये जो ऑर्गेनिक संस्तर है, ये ऑर्गेनिक संस्तर अपनी जो खेती वाली जमीन है, तो जो कृषि योग्य जमीन है, वहां पे पाया नहीं जाता। कृषि योग्य जमीन में एब्सेंट होता है। लिख लीजिए। अब आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक हॉरिजन है जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं? O1। O1 में पता चल जाएगा कि पेड़ पौधे की पत्तियां हैं कि गाय भैंस का गोबर है, वो पता चल जाएगा। लेकिन O2 में सड़ गया, सड़ने के बाद सारा क्या हो जाता है? एक समान हो जाता है। O2 को पहचाना नहीं जा सकता। तो O1 को पहचाना जा सकता है, O2 को पहचाना नहीं जा सकता। कलर कैसा होता है? भूरे से काले रंग का होता है, क्योंकि आपका ऑर्गेनिक मैटर का कलर कैसा होता है? भूरे से काले रंग का। लिख लिया? बना दे सबने? समझ में आया? ये यहां से क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज्यादा मर्दा के पदार्थों का ह्रास कौन से ओरिजिन से होता है? ए से। ए से भी कौन से में? ए और ई दोनों ऑप्शन में हो तो ई, और ए या बी ऑप्शन में हो तो ए। ए और बी दोनों ऑप्शन में है तो ए, और ए और ई ऑप्शन में है तो ई। याद रखने का तरीका है इज्जत के साथ में। सबसे ऊपर वाले की सबसे ज्यादा इज्जत है, तो ओ, ए, बे, चल बे। समझ रहे? तो ये इज्जत के साथ में सबसे ऊपर वाले को सबसे ज्यादा इज्जत है। ये भगवान है, ओ, ए, बे, चल बे।
तो कितने हो गए टोटल ओरिजिन? 5। ओ, ए, बी, सी, आर, और ए का एक पार्ट और है जिसका क्या नाम है? ई संस्तर। कौन संस्तर? ई। ई का और क्या बोलते? ए टू। सबने लिख लिया? जल्दी बना दो। अब देखो, जब हम बात करें ओ संस्तर की, किसकी बात करें? ओ संस्तर की। अरे तुम वापस यार पढ़े? तुम जब हाँ बोल, बाकी तुम बात करो ना यार, जब हाँ बोलते पढ़ने लगे फिर क्या बातें कर रहे हो तुम? ओके, ओ संस्तर। ओ संस्तर कहां अब्सेंट होता है? अब्सेंट का मतलब अनुपस्थित। और कहां प्रेजेंट होता है? तो याद रखना, ओ संस्तर कहां अब्सेंट होता है? वेरी गुड। एग्रीकल्चर लैंड के अंदर, कृषि योग्य जमीन के अंदर, कृषि योग्य भूमि के अंदर, या कृषि योग्य मृदा के अंदर आपका ये अब्सेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? तो याद रखना, जंगली मृदाओं में। कौन सी मृदाओं में? जंगल की मृदाओं में या जंगली मृदाओं में उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। अच्छा, ओ संस्तर का रंग कैसा होता है? ओके, तो कलर आपको याद रखना, ब्राउन टू ब्लैक कलर याद रखना है। कैसा कलर याद रखना है? ब्राउन टू ब्लैक। इसके अलावा दो तीन बातें आपको एक और याद रखनी। कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि मृदा के ए व बी संस्तर को, दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? ए और बी, इन दोनों को संयुक्त रूप से सोलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोलम। और आपसे पूछ लिया जाए कि ए, बी और सी, इन तीनों संस्तरों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो याद रखना, रिगोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? रिगोलिथ कहते हैं। ए और बी संस्तर को क्या बोलते हैं? सोलम। सोलम को ट्रू सोइल भी कहा जाता है, सच्ची मृदा भी कहा जाता है। ए बी सी को, तीनों को क्या बोलते हैं? रेगोलिथ कहते हैं। लिख लिया सबने? अब एक क्वेश्चन आ जाए, सोलम है और ऑप्शन में आ जाए ए प्लस बी, ए प्लस ई प्लस बी, तो बताओ आंसर क्या होगा? तो ये दोनों ही आंसर सही है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है बी व सी दोनों। तो आपको याद रखना, सी वाला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है कंपेयर टू ए बी। तो ए बी के अलावा ए ई बी तीनों ही क्या है? सोलम है। ए बी, ई बी और बी बी। ए और बी के बीच में तो ई आता है, तो याद रखना तीनों ही मिलकर क्या कहलाते हैं? सोलम कहलाते हैं। और ए बी सी तीनों क्या है? रेगोलिथ। चलो लिख लिया सबने? ओके। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मृदा के भौतिक गुणधर्म। मृदा के भौतिक गुणधर्म, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। मृदा के भौतिक गुणधर्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। कौन से गुणधर्म? मिट्टी के भौतिक गुणधर्म। ऐसे गुणधर्म जो भौतिक रूप से हम जान पाते हैं, जिनको भौतिक रूप से मापा जा सकता है, जिसमें कोई रासायनिक क्रियाएं नहीं होती, जो मिट्टी का रंग, रूप, आकार और आकृति बताता है, वो सारे के सारे कैसे हैं? भौतिक गुणधर्म है। कैसे गुणधर्म है? भौतिक गुणधर्म। इसमें बहुत सारे गुणधर्म हम पढ़ेंगे, फिर हम मिट्टी के कुछ रासायनिक गुणधर्म भी पढ़ेंगे, फिर हम मिट्टी के कुछ जैविक गुणधर्म भी पढ़ेंगे। मिट्टी के भौतिक गुणधर्म हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, इनका थोड़ा सा पहले मैं आपको इंटरव्यू दे देता हूं कि कैसे आपको इसका इंटरव्यू में आपको पहले बताता हूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले भौतिक गुणधर्म में। सबसे पहले मिट्टी के भौतिक गुणधर्म में हम पढ़ेंगे मृदा के कण। क्या पढ़ेंगे? कि मिट्टी के कण क्या होते हैं। मिट्टी के कण आप सभी को पता है, तीन प्रकार के कण है, बालू है, सिल्ट है, मृतिका है। तो मिट्टी के कण पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे याद रखना, मिट्टी के कण पढ़ने के बाद मिट्टी का कणाकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कणाकार। मिट्टी का कणाकार, जिसको मिट्टी का
गठन भी बोलते हैं या मिट्टी की बनावट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये तीनों ही वर्ड याद रखना, मिट्टी कणाकार या मिट्टी का गठन या मिट्टी की बनावट। तीसरे नंबर की एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं मृदा संरचना। मृदा संरचना, सोइल स्ट्रक्चर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं जब ये पढ़ाऊंगा तब आपको लिखवाऊंगा। ओके, 3 नंबर पे क्या पढ़ेंगे? मृदा। मृदा, बट कंफ्यूज नहीं होना, संरचना और बनावट अलग अलग है। कभी आपसे बहुत बार, क्योंकि संरचना ही अपने को बनावट पता है, हिंदी में संरचना को ही हम बनावट कहते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होता, बनावट तो होता है कणाकार और संरचना अलग बात है। ओके, 4 नंबर पे हम पढ़ेंगे मृदा घनत्व। मृदा सोइल डेंसिटी। यहां से 2021 आपका जो एग्जाम हुआ था सुपरवाइजर का, वहां क्वेश्चन पूछा भी गया है। घनत्व 2 प्रकार के, कितने प्रकार के? एक है स्थूल घनत्व, कौन सा घनत्व? और एक है कण घनत्व, कौन सा घनत्व? स्थूल घनत्व को शॉर्ट में बोलते हैं बीडी। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं पीडी। क्या बोलते हैं? पीडी। तो कितने प्रॉपर्टी हो गई? 4। कौन कौन सी? मृदा कण, मृदा, फिर मृदा, फिर, और 5 नंबर पे हम पढ़ेंगे मृदा रंध्र अवकाश। मृदा रंध्र अवकाश। फिर हम पढ़ेंगे मृदा वायु, और 7 नंबर पे हम पढ़ेंगे मृदा जल। तो कितनी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम? 7। वापस याद रखो, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, फिर कितने प्रकार के? स्थूल, और स्थूल को शॉर्ट में पीडी। कुछ बातें और पढ़ेंगे जैसे कि मृदा रंग, मृदा ताप। ये 2 प्रॉपर्टी हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, 1-2 लाइन में पढ़ के खत्म कर लेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ज्यादा क्या पढ़ेंगे? ये सब लिख लीजिए। ये लिखने के बाद 1 नंबर पे वापस हेडिंग लगाओ, मृदा कण। मृदा कण, सोइल पार्टिकल्स, सोइल सेपरेट्स। यहां से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया 2023 वाले एग्जाम में, मृदा कण में से। उस क्वेश्चन को बीएससी किए हुए बंदे के अलावा किसी भी सुपरवाइजर के एग्जाम देने गया, किसी भी एस्पिरेंट से वो क्वेश्चन नहीं हुआ। 12th बेसिस पर जो भी एग्जाम देने गया है, कितना भी वो टैलेंटेड था, कितनी भी उसने किसी कोचिंग से तैयारी की, किसी भी, इंक्लूडिंग रॉयल, किसी भी बच्चे का 12th पास का ये आंसर जो इसमें से आया, किसी का सही, बहुतों ने अटेंड नहीं किया, बहुतों के तुक्के लगे और कुछ के तुक्के सही लगे, बाकी किसी के कोई तुक्का भी नहीं लगा। इसमें से एक क्वेश्चन आया था। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला वो पोर्शन है, क्योंकि लास्ट ईयर भी बच्चे सीरियस नहीं थे। शुरू में जब मैंने क्लासेस लेने लगा तो उनको लगता था कि सोइल थोपी जा रही है, इनको कोई फ्री का टीचर मिल गया है इसलिए ये ऐसे ही पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। लेकिन जिस रोज क्वेश्चन आया, अब लास्ट ईयर का 2023 का पेपर उठा के देखिएगा, तुम्हें कभी इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं पता इस सब्जेक्ट की, एग्रोनॉमी की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिसका आंसर भी तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम कोचिंग करके पूरा का पूरा कंप्लीट कर लोगे तो भी। तो जब ऐसे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए उनके आंसर अब नहीं पता चल रहे हैं, तो अपनी तैयारी अपन आंक सकते हैं कि कितनी है। तो आज जाइएगा, सुपरवाइजर 2023 का पेपर उठाइएगा, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सुपरवाइजर 2023 पेपर सॉल्यूशन लिखेंगे, हजारों वीडियो मिल जाएंगे आपको, हजारों वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इवन रॉयल के यूट्यूब चैनल पे भी पेपर पड़ा है। अच्छा, आप
सिंपली कहीं किसी टेलीग्राम चैनल पर सुपरवाइजर लास्ट ईयर पेपर या पीआईक्यू लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम पे भी बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे, इसमें 2023 का, 2021 का, 18 का, 15 का, 13 का, 12 का सारा पेपर मिल जाएगा आपको। तो आप उठाइए 2023 का पेपर और एक बार एनालिसिस कीजिए कि ऐसे कितने क्वेश्चन आए जहां पे मर्दा शब्द है। तो आप लगभग 5 से 6 क्वेश्चन देखेंगे जहां सिर्फ सोइल से रिलेटेड, सोइल वाले ही क्वेश्चन पूछे गए। मिट्टी, लवणीय मिट्टी कौन सी, क्षारीय मिट्टी कौन सी, सुधार कैसे करते हैं, वहां से क्वेश्चन आ गया। भौतिक गुणधर्म वाला क्वेश्चन आ गया, मृदा जल से क्वेश्चन आ गया, और मृदा घनत्व से 2021 का ऐसा क्वेश्चन था जो सेम हालत वही थी 12th वालों की, कि बीएससी के अलावा किसी का भी राइट। तो तुम तैयारी क्यों कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें डीमोटिवेट कर रहा हूं? नहीं, तुम सीरियस नहीं हो अपनी तैयारी को लेकर। अच्छा, फिर आप वापस 2021-23 की भर्ती का रिजल्ट देखिए। रिजल्ट में ऐसे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो 12th पास थे। इसका मतलब सिलेक्शन तो तुम्हारा होता है, लेकिन हर किसी का, क्योंकि मैं लास्ट ईयर 14 बैच पढ़ाए, 14 बैच थे टोटल रॉयल में। मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूं, ऑनलाइन तो संख्या मुझे नहीं पता कितनी है। 14 बैच में मान लीजिए सब में 50 बच्चे थे, तो लगभग कितने बच्चे हो गए? 700 स्टूडेंट ऑफलाइन यहां से, मान लीजिए मिनिमम अमाउंट है, 700 बच्चे मिनिमम यहां से पढ़ के गए। 700 का सिलेक्शन हो गया क्या? उसमें से बहुत सारे बच्चे जब वैकेंसी आई उससे 18 महीने पहले से यहां पढ़ रहे थे, 12 महीने पहले से यहां पढ़ रहे थे, उनमें से भी बहुत सारे बच्चे रह गए। ये वो स्टूडेंट है जो आते तो अच्छे पॉजिटिव विचारों के साथ है, लेकिन वो कंटिन्यूटी बनाते नहीं है। कभी भी याद रखना, खरगोश और कछुए की दौड़ में कभी खरगोश और कछुए में से वही जीतता है जो निरंतर चलता है। आप बहुत तेज भाग लिए जुलाई में और अगस्त पूरे महीने नहीं पढ़े, तो जुलाई में पढ़ा हुआ एक अक्षर याद नहीं रहेगा। तो भैया कंटिन्यूटी रहेगी, आप निरंतरता रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी, तो सिलेक्शन हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट के साथ, वरना कहीं सिलेक्शन नहीं होना है। और इतना इजी लगता है तुम्हें सुपरवाइजर, तो जब एग्जाम देने जाओ तो अपने आसपास थोड़ी शक्लें देख लेना। ऐसी बहुत सारी शक्लें दिखेगी जिनके दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, सर के बाल नहीं, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, वो एग्जाम देने आएंगे सुपरवाइजर का। ऐसे बहुत सारी शक्लें आपको दिखेगी। तुम्हें लगता होगा वो इन सर्विस है, वो तुम्हें लगता होगा फौज से रिटायर्ड है, फिर उनसे पूछना, तो बोलेंगे हम 15 साल से तैयारी कर रहे थे, या 15 साल से हम कहीं पढ़ा रहे थे, हम 15 साल से खाद बीज की दुकान पे बैठे थे, हम 16 साल से किसी खान में मजदूर थे, लेकिन किसी कपड़े के व्यापारी थे, कहीं कोई बिजनेस कर रहे थे, अब पता चला है कि रियल में तैयारी करनी चाहिए क्योंकि इज्जत नहीं है समाज में, और वो तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी तैयारी करने वाले हैं, और तुम सबसे फ्रेश माइंड हो। तुम्हारे साथ सबसे अच्छी बात, तुम्हारा एक नुकसान भी है और एक फायदा भी है। तुम्हारा सबसे अच्छी बात है कि तुमने 12th अभी रिसेंट में पढ़ी है, तुम्हें पता है, तुम नॉलेज से टच में हो, इंफॉर्मेशन अच्छी है, और तुम्हारा माइंड फ्रेश है, सैचुरेट माइंड नहीं है। तुम्हारे साथ दिक्कत है कि तुम अभी मैच्योर नहीं हो, तुम अभी तक परिपक्व नहीं हो एग्जाम को लेकर। तुम्हें यह नहीं पता कि ये सुपरवाइजर का एग्जाम तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं है। इन दोनों बातों का जब मिश्रण पता चल जाएगा, नॉलेज का यूज करोगे अनुभव के साथ, 101% सिलेक्शन होगा। आपको पता है पिछली बार हुआ 12th वालों का सिलेक्शन, बहुत सारे रील्स रॉयल इंस्टीट्यूट के उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पड़ी होगी, यूट्यूब पे, वहां देखना 12th की एक बच्ची यहीं उदयपुर की थी, उसका सिलेक्शन हुआ। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे ऑनलाइन थे और 12th के थे, 12th की जस्ट और ऑनलाइन कोर्स ले लिया और सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन होता है, तुम्हारा भी 100% होगा, लेकिन याद रखना निरंतर रहोगे, कछुए की तरह रुकोगे नहीं, तो सिलेक्शन हो जाएगा। खरगोश की तरह एक बार जोश में बहुत दौड़े और फिर रुक गए, 3 महीने तक वापस किताब नहीं उठाई, तो सिलेक्शन। और एक काम करना, 2023 के सोइल के क्वेश्चन कल मैं आपसे पूछूंगा कि 2023 में सोइल से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो आप नंबर और कौन कौन सा क्वेश्चन है वो आप मुझे बताओगे कल। डन? ओके, कल हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हम पहले नंबर पे पढ़ते हैं मृदा कण। मृदा कण, मृदा कण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोइल पार्टिकल्स। सोइल पार्टिकल्स, मृदा कण। क्या हो गया? छोड़ दूं? टाइम तो होने दो, मुझे पैसे कौन देगा? तुम्हारा ही सोच रहे हो। ओके, मृदा कण, सोइल पार्टिकल। ओके, क्या होते हैं मृदा कण? तो आपने बहुत बार मिट्टी को हाथ में लेके देखा होगा, तो आपको पता चलता है कि मिट्टी के कुछ कण हैं जो डिस्क्रीट है, जो अलग अलग। बहुत बार वो कण आपके उड़ते हुए, कभी बाइक से जा रहे उड़ते हुए आंखों में पड़ते हैं कि मिट्टी पड़ गई, धूल पड़ गई आंखों में। बहुत बार आपके बाल में, बहुत बार आप कपड़ों पे, बहुत बार आपके जूतों पे जब आप डस्ट निकालते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल दिखते हैं, मिट्टी के पार्टिकल है। मतलब मिट्टी एक ठोस पिंड नहीं है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ये मिट्टी के कण 3 प्रकार के हैं। मुख्यतः मिट्टी के कण कितने प्रकार के? तो याद रखना, मुख्यतः मिट्टी के कण कितने प्रकार के?
कौन कौन से? बालू, बालू को क्या बोलते हैं? सैंड। सेकेंड नंबर पे है सिल्ट, सिल्ट को इंग्लिश में सिल्ट और हिंदी में गाद बोलते हैं। ओके, थर्ड नंबर पे है मृतिका, क्या है? मृतिका, और मृतिका को इंग्लिश में बोलते हैं क्ले। क्या बोलते हैं? क्ले। तो तीन प्रकार की चीजें, बालू, सिल्ट और मृतिका, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो मुख्यतः खनिज मृदा के कण कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। याद रखना, आकार में जो सबसे बड़ा कण है, तो याद रखना ये सबसे बड़े आकार के कण है। मध्यम आकार के कण है, और सबसे महीन आकार के कण कौन से हैं? सबसे महीन आकार के कण कौन से हैं? क्ले। तीनों ही नाम याद रखना। सबसे बड़े आकार के कण कौन से? बालू। मध्यम आकार के कण कौन से? सिल्ट। और सबसे छोटे आकार के या महीन आकार के कण कौन से? मृतिका या क्ले है। अब इसमें हमें पता चला सिर्फ आकार, और वो भी हम सिर्फ उसके गुणात्मक रूप से बता रहे हैं कि कोई बड़े आकार का है, कोई मध्यम आकार, लेकिन एक्चुअल आकार क्या है वो हमें पता नहीं है। कुछ संस्थान आए, उन संस्थानों ने इन मिट्टी के जितने भी कण हैं उन कणों को अलग अलग किया, सबका अलग अलग आकार भी बताया। ऐसे दो प्रकार के क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो लिखिए मृदा कणों का वर्गीकरण। मृदा कणों का वर्गीकरण, मृदा कणों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल पार्टिकल्स, मृदा कणों का वर्गीकरण। और ये मृदा कणों का वर्गीकरण जो है दो प्रकार से दिया गया। एक संस्थान दिया, उसका नाम है IUSS के अनुसार। किसके अनुसार? IUSS के अनुसार। बाकी हम पढ़ेंगे कल।